डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास नागरिक शास्त्र का चैप्टर 8 लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों पर, विश्व में जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर उनके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक तरह से एक्सरसाइज है, प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें से मैं अभी समझा रही हूँ आपको। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र में कौन से देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखिए, चिली जो देश है वहाँ पे क्या समस्या है लोकतंत्र को विस्तार देने में। जनरल पिनोशे की सरकार चुनाव में हार गई थी, लेकिन अनेक संस्थाओं पर अभी भी उसकी सेना का क्या था, अधिकार था। अब देखिए, जहाँ पे लोकतंत्र होगा, जनता ने जब आपको नकार दिया है तो उसके बाद आपको उन सारी संस्थाओं से क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन पिनोशे की जो सेना थी उसने सारी संस्थाओं पर अपने अधिकार को कायम रखा। और इसमें क्या था, हम अब बात करें कि इस मामले में लोकतंत्र को चुनौती का क्या विवरण है, क्या चुनौती है। सभी सरकारी संस्थाओं पर नागरिक नियंत्रण, पहला बहुदलीय चुनाव कराना, निर्वाचित नेताओं को स्वदेश बुलाना। अब देखिए, पिनोशे जब चुनाव हार गए तो वहाँ के जो नेता थे जो विदेशों में शरण ले रखी थी जिन्होंने, तो उनको वापस बुलाना चाहिए था। बहुदलीय व्यवस्था को कायम करके चुनाव करवाना चाहिए था। राजनीतिक जितनी संस्थाएं हैं उनको अपने कंट्रोल से क्या करना था, बाहर करना था। तो हम कहते हैं कि एक लोकतंत्र जो है उसकी जो चुनौती को ख़त्म किया जा सकता था। दूसरे उदाहरण लेते हैं हम पोलैंड का। पोलैंड में सोलिडेरिटी की पहली सफलता के बाद सरकार ने सैनिक शासन को क्या कर दिया, लागू कर दिया। जब एक दल को सफलता मिल जाती है, जनता उसको स्वीकार करती है, उसके बाद उस पर प्रतिबंध लगाना और वहाँ पे सेना को कायम रखना, ये लोकतंत्र की एक बुनियादी क्या है, चुनौती है। क्योंकि लोकतंत्र को खड़े नहीं होने दिया जा रहा, लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये चुनौती विश्व में, देखिए, विश्व में ज़्यादातर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और हर एक देश में लोकतंत्र के लिए क्या है, कुछ ना कुछ कमियां हैं जो लोकतंत्र की आधारशिला को क्या करती है, कमज़ोर करती है। अब देखिए, हम उदाहरण लेते हैं घाना का। ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। आज़ादी मिली और एन क्रूमा राष्ट्रपति बने थे। ये 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि जब घाना स्वतंत्र हुआ था तो राष्ट्रपति कौन बने थे, एन क्रूमा बने थे। वहाँ पे चुनौती रही कि लोकतंत्र को विस्तार किया जाए, लेकिन एन क्रूमा ने सिर्फ अपने वंश को और अपने खुद को ही सारी राजनीतिक सत्ता को अपने पास रख रहे थे और ज़्यादातर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों तक राज्य पर संघ इस तरह स्थापित ना करके लोकतंत्र का विस्तार नहीं किया था। म्यांमार का बात सुना आपने, अभी देखा होगा कि भारत के इधर बांग्लादेश के साइड पूर्व की तरफ म्यांमार स्थित है। 15 वर्षों तक वान की सूची नामक महिला जो लोकतंत्र की पक्षधर रही, 15 वर्षों तक उसको घर में नज़रबंद रखा गया और सैनिक शासन को विश्व स्तर पर क्या मिल गई, मान्यता मिल गई। यानी कि उनका सैनिक शासन वहाँ पे चलता था, लोगों को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था। वान की सूची ने बहुत विरोध किया और 15 वर्ष तक उसको नज़रबंद भी रखा गया, लेकिन वहाँ पे समझ गए सत्ता का प्रयोग करने की चुनौती थी। यानी कि लोकतंत्र तो उस समय था, लेकिन वो सेना के माध्यम से उसको चलाया जाता था, तो सत्ता का सही तरीके से प्रयोग नहीं होता था। बाद में वान की सूची वहाँ पे चुनाव जीत भी जाती है, लेकिन कुछ उनके संविधान के जो नियम होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं वो देश का राष्ट्रपति नहीं बनता, तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अब कहते हैं कि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनको सब देशों ने मिलकर बनाया है, उन पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कम हो रही है। बच गई एकमात्र महाशक्ति रशिया की ख़त्म होने के बाद एकमात्र महाशक्ति यूएसए बच गया और वो बेपरवाह हो गया है, किसी से डरता नहीं है। हर एक यूएसए का जो भी फैसला आता है उन सब को क्या कर देता है, नकार कर देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, निरंकुशवादिता की चुनौती है। उसके सामने कौन खड़ा हो, यूएसए के सामने, जो उसको ये कहे कि यूएनओ के सिद्धांतों को मानो, यूएनए के नियमों को मानो।
मेक्सिको में PRI की पराजय के बाद, एक राजनीतिक दल है, पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव होता है और पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव धांधली की शिकायत की। और शिकायत के बाद क्या होता है, देखिए मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो जो शिकायत की जाती है तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती है, मेक्सिको में चुनौती है। चीन एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी सरकारें होती है। वहाँ पर राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार होता है, केंद्र से लेकर राज्यों तक सारी सत्ता का एकाधिकार होता है। वहाँ पर कोई चुनाव लड़ने का, स्वतंत्रता अभिव्यक्त करने का नहीं होता। सिर्फ यहाँ की सरकारें सिर्फ आर्थिक आधार पर विकास करना चाहती है, ना कि लोकतंत्र का विस्तार करना चाहती है। तो चीन के अंदर जो चुनौती है वो कैसी है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है। अब हम हमारा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान का भी मैंने उदाहरण की, जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते हैं, जनमत करवाते हैं। मतदाता सूची में क्या मिली है, गड़बड़ी मिलती है, उसकी शिकायत की जाती है। लेकिन लोकतंत्र का विस्तार पाकिस्तान में भी नहीं है और पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपनी क्या की जाती है, मनमर्जी की जाती है। ना तो लोकतंत्र का विस्तार है और अपनी सत्ता के प्रयोग में ही खुद को चुनौती है। समय समय पर सेना काबिज हो जाती है, समय समय पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो वहाँ पे कोई स्थायी संविधान और स्थायी सरकार का नियम नहीं है। इराक में नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती और बड़े पैमाने पर वहाँ पे सांप्रदायिक क्या हो जाती है, हिंसा हो जाती है। तो ऐसे देशों में जहाँ लोकतंत्र है तो बुनियादी आधार की क्या होती है, कमी होती है। अगर किसी समस्या को हैंडल कर लिया जाता है, उसको सुना जाता है, उसको परखा जाता है, सुधार किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर बेसिक डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहाँ पर ये काम नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका का बहुत अच्छे से नेल्सन मंडेला के बारे में हम जानते हैं। मंडेला एक सक्रिय राजनीति से क्या करते, संन्यास ले लेते हैं और उनके उत्तराधिकारी मैवेकी पर गोरे अल्पसंख्यकों को ही दी गई जो रियासतें होती है वो वापस देने का क्या बना दिया जाता है, दबाव बना दिया जाता है। तो मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी वहाँ भी पुअर है, डेमोक्रेसी वहाँ भी वीक है। जब तक डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। अमेरिका गुआंतानामो वे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं और अमेरिका इनकी बात को क्या कर देता है, इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक तरह से निरंकुश होता जा रहा है, दुनिया पर सबसे हावी होता जा रहा है। जब हम विश्व लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो अमेरिका एक चुनौती है सब देशों के सामने कि वो एक तरह से डिक्टेटरशिप है, किसी की बात को नहीं सुनता है, अपनी सत्ता का प्रयोग करने की उसके अपने आप में ही क्या है, चुनौती है। सऊदी अरब में भी लोकतांत्रिक प्रॉब्लम है। देखिए, महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं है। तो जहाँ पर देखिए लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो ये भी स्पष्ट लोकतंत्र नहीं है। तो इस तरह की चुनौती को हम क्या कहें, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो बुनियादी आधार है वो नगण्य है, वो है ही नहीं, वो चुनौती है। समानता का अधिकार न होना भी एक चुनौती है क्योंकि महिला और पुरुषों में क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। यूगोस्लाविया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि लोकतंत्र में यहाँ पे क्या कमियाँ हैं कि किस तरीके से हैं। देखिए, कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच क्या हो जाता, जातीय विवाद हो जाता, दंगा हो जाता है। यूगोस्लाविया क्या होता है, टुकड़ों में बिखर जाता है, कई प्रांत इसमें से क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो इस तरह की समस्या को हम क्या कहेंगे, देखिए किसी भी देश के समक्ष आती है तो जातीय संघर्ष से बचाने की चुनौती होती है क्योंकि जाति के आधार पर संघर्ष हो रहा है। यहाँ पे लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती होती है। लोकतंत्र का विस्तार का मतलब होता है जन जन तक बात को पहुंचाया जाए। बेल्जियम के बारे में हमने प्रथम चैप्टर में भी पढ़ा था कि बेल्जियम ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, यूरोपीय संघ का
में केंद्र रहा हुआ है और यहाँ पर भी डच और जर्मन लोगों की मिलीजुली सरकार बनाई गई है। सत्ता की साझेदारी का चैप्टर था। संवैधानिक सुधारों का एक दौर यहाँ पे चला था, लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट हो गए उससे और उनकी अधिक स्वायत्ता की मांग जोर पकड़ने लगी कि हमको ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। और यहाँ पर लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र का विस्तार ये नहीं है कि है नहीं है, विस्तार तो है, लेकिन उसकी चुनौती है। जब किसी भी एक तरह का समाज आवाज़ उठाने लग जाता है तो वो एक चुनौती होती है और उस चुनौती से निकलने के लिए हमें किसी ना किसी रास्ते की खोज करनी होती है। अब हम हमारे दक्षिण में छोटे से देश श्रीलंका की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिट्टे में जो जाफना स्टेट में रहने वाले जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिल निवासी वहाँ पे निवास करते हैं, वो लोग, उनके बीच में शांति वार्ता सरकार के साथ में भंग हो जाती है और वहाँ पे हिंसा भड़क जाती है। तो वहाँ पे सिंहली भाषा बोलने वाले और तमिल भाषी बोलने वालों में क्या होता है, विवाद होता है। तो वहाँ पे लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है। लोकतंत्र तो स्थापित किया है, लेकिन वो भेदभाव सहित लोकतंत्र है। तो वहाँ पे लोकतंत्र को बचाने की उस सरकार के समक्ष क्या है, चुनौती है। अब हम कुछ देशों के और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि लोकतंत्र की क्या तस्वीर है। जब हम बात करते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार है। वहाँ पे देखिए गोरे और काले लोगों में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्यों? वो उन लोगों को गरीब, कम शिक्षित और क्या कमज़ोर स्थिति में पहुंचाया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि उनको मजबूत करने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की और उन लोगों की जो दल है उनको मजबूत करने की वहाँ पे समस्या है। उत्तरी आयरलैंड की बात करते हैं। देखिए उत्तरी आयरलैंड में गृह युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म, दो धर्म के लोग आपस में क्या कर लेते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं। धर्म तो एक ही है, ईसाई, लेकिन उनमें भी दो शाखाएं बनी हुई है। इनमें अविश्वास हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र के विस्तार की क्या है, चुनौती है। तो लोकतंत्र सबसे बढ़िया सरकार है, सबसे बढ़िया सरकार है तो उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ हैं तो उतने ही रास्ते हमें निकालने की ज़रूरत है। हम छोटे से देश, हिंदू देश नेपाल की बात करते हैं। संविधान सभा का चुनाव किया जाता है, संविधान बनाया जाता है, ठीक है ना। राजा के पद को ख़त्म किया जाता है। तीसरी लहर के तहत लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। तराई में असंतोष होता है। माओवादियों ने हथियार नहीं सौंपे। अब देखिए वहाँ पे माओवादी क्या है, वो भी एक्टिव है और उन्होंने अपने हथियारों को जमा नहीं करवाया। तो इस आधार पर भी क्या हुआ, लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती स्थापित हुई। लोकतंत्र को बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, क्योंकि वहाँ का लोकतंत्र अभी शिशु अवस्था में है और उसको अभी बेसिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। बोलिविया की बात करते हैं। पिछले चैप्टर में बोलिविया के बारे में हमने बहुत पढ़ा था कि जल संघर्ष हुआ था, तो कौन कौन से संगठन थे जिन्होंने मिलकर काम किया था। जल संघर्ष के समर्थक मोरालेज थे, वो प्रधानमंत्री बने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो पानी का विवाद था वो बहुराष्ट्रीय कंपनी और जनता के बीच में था। नगर पालिका से अधिकार लेके उनको दे दिया था। फिर वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश छोड़ने के दिन, तो वहाँ पर धन की शक्ति के प्रयोग की चुनौती हो गई कि जो विदेशी कंपनियाँ रहेंगी तो ही धन क्या होगा, वहाँ पे मिलेगा और देश चलता रहेगा। उन्होंने धमकी दे दी। अब तो लोकतंत्र के समक्ष देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति, धार्मिक हर तरह की समस्या क्या करती है, जन्म लेती है। और पूरे देश में लोकतंत्र के स्थान पर कोई दूसरी सरकार स्थापित किया जाए ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। इन्हीं चुनौतियों से हमें क्या करना होगा, रास्ता निकालना होगा। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।